हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के विषय में। प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या क्या व्यवस्था संविधान में की गई है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए और प्रधानमंत्री के को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं या कौन कौन से कार्य उसके द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे संविधान की। संविधान में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री पद के विषय में अनुच्छेद 74, 75 और 78 में जो है प्रधानमंत्री के पद से संबंधित बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन करने में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो मेन चीज़ जो इसमें अनुच्छेद 74 में कह दिया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। हमारे यहाँ चूँकि संसदात्मक शासन प्रणाली है और संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। तो हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, अर्थात संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, किंतु चूँकि वो नाम मात्र की कार्यपालिका है अर्थात उस शक्तियाँ उसे प्रदान की गई है, किंतु उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जिसमें जैसे इसमें कह दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो उस मंत्रिपरिषद के द्वारा वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्रिपरिषद होती है, या हम अगर ये कहें कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए जो है ये कहा जाता है कि संसदात्मक लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री है वो ही सर्वोच्च अधिकारी की भूमिका निभाता है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का चालक कहा गया है। देश में जो कुछ भी होगा अच्छा या बुरा उसके लिए उत्तरदायी प्रधानमंत्री को माना जाता है, ना कि राष्ट्रपति को। कहने का मतलब ये है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, भले ही संविधान के द्वारा समस्त शक्तियाँ जो संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको दिया गया है। राष्ट्रपति का पद काफ़ी सम्मानित और प्रतिष्ठित पद है, किंतु शासन का वास्तविक नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। शासन का वास्तविक अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो जैसे कि अनुच्छेद 75(1) में कह दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए स्वतंत्र नहीं होता। राष्ट्रपति जो है कि उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसे ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। मतलब भारत में ये चीज़ जो है शुरू से चली आ रही है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अच्छा, इससे ये चीज़ स्पष्ट है हालांकि इस चीज़ का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि संसद के से बाहर के व्यक्ति को भी जो है प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर जो है संसद की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। अगर 6 महीने के अंदर वो संसद की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो उनको प्रधानमंत्री का पद त्यागना होगा।
जैसे ऐसे ही कुछ उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। एक चीज़ तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का ही सदस्य हो, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। जैसे कि श्रीमती गांधी जो कि जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। और इसके अलावा जो है ऐसा भी हुआ है कि जब प्रधानमंत्री जो है संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना हो, जैसे कि श्री एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तब वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। खैर ये सारे अपवाद जो है वो ये सारे जो उदाहरण हैं वो अपवाद स्वरूप है, लेकिन फिर भी इसके लिए ऐसे कोई विशेष व्यवस्था नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है संसद में लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य वो हो सकता है। फिर भी चूंकि प्रधानमंत्री का पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसलिए जो है प्रधानमंत्री के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताएं आवश्यक है। उसमें जो है नेतृत्व क्षमता जो है और जनता को आकृष्ट करने की क्षमता जो है होनी आवश्यक है। उसमें विशिष्ट गुण होने आवश्यक है। जनता के प्रति, जनता के बीच में वो लोकप्रिय होना चाहिए। तो ये तो कॉमन सी योग्यताएं हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताओं की, तो प्रधानमंत्री पद की योग्यताओं के विषय में हालांकि संविधान में कहीं पर कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि जैसा हमने अभी देखा कि उसको संसद का सदस्य होना आवश्यक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि संसद का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए और जो निर्योग्यताएं होती हैं, ये दोनों ही चीज़ें जो है प्रधानमंत्री पर लागू होती हैं। इसी के अलावा चूंकि उसको जो है, जैसे हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है, तो कहने का मतलब ये है कि उसको लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना आवश्यक है। और वैसे सामान्यतः अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री पद के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ व्यक्तिगत गुण होने चाहिए। जैसे उसमें विवेक होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, उसमें शासन करने की शक्ति होनी चाहिए, विश्वसनीय व्यक्तियों को पहचानने की उसमें शक्ति होनी चाहिए, प्रभावशाली वक्तव्य देने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। कुछ जो है इस प्रकार से उसमें जो है गुण हो, योग्यता हो, जिससे वो शीघ्र निर्णय ले सके और प्रभावशाली निर्णय ले सके। इसके अलावा जो है कुछ आकस्मिक जो चीज़ें आ जाती हैं सामने, या कुछ इस प्रकार के संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो उसमें तत्कालिक निर्णय लेने की क्षमता हो, ये सारी चीज़ें जो है उसमें होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। वैसे तो राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, परंतु इस मामले में वो अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है। कभी कभी जो है कोई विशेष परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, और तो ऐसी स्थिति में फिर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसको सभी दलों का मिला जुला समर्थन प्राप्त हो जाए, या फिर जो बहुमत प्राप्त दल है उसमें नेता के संबंध में कोई विवाद है, तो ऐसी किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की क्या क्या कार्य और शक्तियां हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है और समस्त कार्य और शक्तियां जो है प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद से मिलता जुलता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जो शक्तियां होती हैं उसके संबंध में ग्लैडस्टोन ने कहा था कि कहीं भी इतने छोटे पदार्थ की इतनी बड़ी छाया नहीं है। इसी प्रकार से लास्की ने जैसे कहा था कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है, वह उसका निर्माणकर्ता, जीवनदाता और मृत्यु का केंद्र है।
ये सारी चीज़ें हमारे देश के प्रधानमंत्री के विषय में भी लागू होती हैं। भले ही संविधान के द्वारा उसको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति को प्राप्त सारी शक्तियों का वास्तविक उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बिंदुवार प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों के विषय में। सबसे पहले हम देखते हैं मंत्रिपरिषद का निर्माण। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण, वैसे तो संविधान में ये कहा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और उसकी एक सूची बनाकर राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है। राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। कहने का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री पूर्णतः स्वतंत्र होता है। वो ही ये तय करता है कि उसको किन किन लोगों को जो है मंत्री पद प्रदान करना है, किन को उन्हें मंत्री का पद देना है। तो इसके लिए वो ये ध्यान रखते हैं कि उसके दल के जो भी क्या कहना चाहिए योग्य व्यक्ति हैं उनको वो मंत्री पद प्रदान कर देता है। उसके बाद दूसरा कार्य है इसमें विभागों का वितरण। न केवल मंत्रिपरिषद का निर्माण करना बल्कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना भी प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है। अलग अलग मंत्रियों को जो है अलग अलग विभाग सौंपना, उनकी योग्यता उनकी क्षमता के आधार पर उनको विभाग प्रदान करना प्रधानमंत्री का काम होता है। प्रधानमंत्री इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि कौन से मंत्री जो है किस विभाग के योग्य हैं। इसके अलावा वो जो है क्रमबद्ध करके उनको ज्येष्ठता भी प्रदान करते हैं, अर्थात वरिष्ठता के आधार पर उनको पद भी प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होती है। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि सभी विभाग ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं। अगला इसमें मंत्रिमंडल की बैठकों की सभापतित्व करना। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, अर्थात कैबिनेट की जब भी कोई बैठक होती है, जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना होता है तो कैबिनेट की बैठक की जाती है और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री की भूमिका यहाँ पर निर्णायक होती है। मंत्रिमंडल जो भी कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री की इच्छानुसार ही करेगा। मंत्रिमंडल के पूरे कार्य पर प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है। अगर कोई मंत्री ऐसा है जो प्रधानमंत्री से सहमत नहीं है मंत्रिमंडल में, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र मांग सकता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, चूंकि प्रशासन को सही तरीके से संचालित करने का कार्य प्रधानमंत्री का है, अतः उसको अगर लगता है कि कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है मंत्रिपरिषद में, कोई मंत्री जो है उसकी नीति से असहमत है, ऐसी स्थिति में वो उस मंत्री को हटाकर उसकी जगह किसी और को कोई विभाग जो है प्रदान कर सकता है। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन वो कर सकता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये चूंकि शासन का अध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद का ये मार्गदर्शन भी करता है। इसके साथ ही साथ वो मुखिया होने के नाते सभी विभागों का निरीक्षण भी करता है। मान लो दो विभाग के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसको दूर करने का प्रयास भी करता है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करना भी प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार, वैसे भी हमने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति ही जो है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए होती है। तो इसका मुख्य कार्य जो है राष्ट्रपति को सलाह देना है और राष्ट्रपति हर विषय पर प्रधानमंत्री से सलाह लेता है और उसके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। राष्ट्रपति जो है स्वयं कभी भी जो है प्रशासन संबंधी कोई भी कार्य नहीं करता। वो जितना भी कार्य करता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। इसके अलावा लोकसभा को भंग करने की शक्ति, संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति जो है लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श से ही भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार वैसे तो राष्ट्रपति को है, लेकिन इसके लिए भी उसको प्रधानमंत्री के परामर्श की आवश्यकता होती है।
तो अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो लोकसभा को भंग करवा सकता है। राष्ट्रपति को अगर वो परामर्श दे कि लोकसभा को भंग किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उनके परामर्श को मानना होता है। सरकार का प्रमुख प्रवक्ता अनुच्छेद 78 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्र का प्रमुख प्रवक्ता होता है। जितने भी प्रशासकीय मामले होते हैं उसमें निर्णय लेने की क्षमता अनुच्छेद 78 के अनुसार मंत्रिपरिषद में होती है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थात जनता के सामने जो है जो मंत्रिमंडल होते हैं उनकी नीति, निर्णय, ये सारी चीज़ों की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। इसके अलावा वो लोकसभा का नेता होता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री जो है उसी को बनाया जाता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। वैसे तो कभी कभी जो है वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, इस चीज़ को हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी उसमें अपने दल की जो दल में जो है उसकी स्थिति विशेष होती है और ज़्यादा करके जो है बहुमत प्राप्त होने पर, उसके दल को बहुमत प्राप्त होने पर ही वो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। इसलिए एक तरह से वो लोकसभा में भी जो है नेतृत्व करता है, लोकसभा में भी जो है उसी की ही चलती है। बाकी के जो सदस्य होते हैं वो जो है प्रधानमंत्री की भांति सदन में जो है मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जितने भी जो क्या कहना चाहिए शासन की नीति होती है वो सबके संबंध में अधिकृत भाषण जो है प्रधानमंत्री की ही होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाता है। लोकसभा के संचालन में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की एक कड़ी के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति को अगर अन्य जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति से सीधे संबंध स्थापित नहीं करते, सीधे उनसे वार्ता नहीं करते। अगर मंत्रिपरिषद को अपनी कोई बात राष्ट्रपति तक पहुंचानी है तो प्रधानमंत्री के माध्यम से पहुंचाएंगे। राष्ट्रपति को अगर मंत्रिपरिषद तक कोई चीज़ पहुंचानी है, कोई सूचना पहुंचानी है, तो वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही पहुंचाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाता है। सीधा संपर्क जो है मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति का नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि न केवल भारत के लिए अपने देश में जो है वो जो है नेता होता है, अपने देश का प्रतिनिधि होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे अपने देश को जो है प्रस्तुत करना, वैदेशिक नीतियों का निर्णय करना, ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती है। किस प्रकार से विभिन्न देशों के साथ संबंध स्थापित करने हैं और उनका संचालन कैसे करना है, विभिन्न देशों के बीच जो है संबंध कैसे जो है सुधारे जाने हैं, विवादों को कैसे सुलझाना है, ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती हैं। देश की छवि जो है देश के नेता के द्वारा ही विश्व में स्थापित की जाती है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की जाती है। इसके अलावा नियुक्ति का अधिकार, प्रधानमंत्री को जो है कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का भी अधिकार होता है। हालांकि ये नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे राजदूतों की नियुक्ति है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है, लेकिन इन सारी नियुक्तियों को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। अर्थात इसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में ये नियुक्तियां जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, उन आपातकालीन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री ही जो है इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। अर्थात राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर इनका उपयोग करता है और वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री जो है इसका उपयोग करता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो है प्रधानमंत्री की स्थिति काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तरह से हम ये कहें कि प्रधानमंत्री जो है देश का जो है प्रमुख नेता होने के साथ साथ देश का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। और इसीलिए जो है जेनिंग्स ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला नहीं, वह तारों में चंद्रमा भी नहीं। जैसा कि विलियम्स हार्टकोर्ट ने कहा है, वह तो वास्तव में सूर्य है जिसके चारों ओर पिंड
चक्कर लगाते रहते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ये जो है देश का स्वामी है। प्रशासन अगर देश का स्वामी तो प्रधानमंत्री प्रशासन का स्वामी है।